ओबीसी को आरक्षण मिला आंदोलन के बाद, यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। मंडल कमीशन बताता है कि 52% आबादी 31 की जनगणना के मुताबिक, और उनको देश में हक हुकूक हिस्सेदारी 10% भी नहीं। उसने कहा कि कम से कम उनकी आबादी के आधा तो आरक्षण मिले, ताकि उनको उनकी जगह, उनका अधिकार, उनकी हिस्सेदारी तो मिले। मंडल 1 में नौकरी में आरक्षण मिला, मंडल पार्ट 2 में शिक्षा में आरक्षण मिला। मगर क्या आपको पता है कि आज भी 2006 में जो शिक्षा में रिजर्वेशन मिला, 2009 में पैसे तक रिलीज हो गए, उनसे पैसों से बने हॉस्टल में देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता। जी हां, ओबीसी बच्चों को एडमिशन में आरक्षण तो दिया, मगर हॉस्टल में आरक्षण नहीं दिया। पैसा तो आरक्षण के नाम पर लिया, मगर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। क्या आपको पता था यह सवाल? क्या आप जानते हैं कि यह हकमारी कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तक इस पर आंदोलन हो रहे हैं, लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है? मगर आप अगर इस खबर से वाकिफ नहीं हैं तो अफसोस, आप सो रहे हैं। आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शोधार्थी प्रोफेसर और बीएचयू के कुछ क्रांतिकारी नौजवान आपको आपकी नींद से झकझोरने का काम कर रहे हैं। कितनी आरटीआई वो लगा रहे हैं, किनको पत्र लिख रहे हैं, कितना आंदोलन कर रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। सुनिए और देखिए कि आपके बच्चों का भविष्य कितने अंधेरे में है। उनमें कोई रोशनी का दीपक जला रहा है तो वो क्यों दीपक ये जला रहा है, उसके मायने क्या हैं, क्यों आरक्षण लागू नहीं हो रहा, इसके आंकड़े क्या कहते हैं। इस वीडियो में इस पूरे मामले की पड़ताल करते हुए कुछ टिप्पणी आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातचीत आपको बहुत जरूरी लगेगी, बशर्ते कि पूरी सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके और आपके बच्चों के भविष्य के सवाल छिपे हुए हैं। स्वागत है आपका मेरे अपने इस YouTube चैनल पर। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1931 की जनगणना पर आधारित और तमाम सर्वों पर आधारित है, वो ये हमें बताती है कि इस देश की 52% आबादी, जिसकी 3743 जातियां ओबीसी में आती हैं। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश को यह भी बताती है कि इस देश की आधी से ज्यादा ये ओबीसी आबादी इस देश की सत्ता संसाधन हिस्सेदारी में बहुत कम है। इसलिए इन्हें जब तक बराबरी, हक, अधिकार और न्याय नहीं मिलेगा, एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा। मंडल आंदोलन चला, लोगों ने लाठियां खाई, बहुत आंदोलन हुए, पूरे देश के लोगों ने जो भी संविधान, न्याय, समता में यकीन रखते हैं, उन लोगों ने जितनी लड़ाई लड़ी उसके तो इतिहास बहुत कम दर्ज किए गए। मगर उससे जो हासिल हुआ, मंडल पार्ट 1 के रूप में जिसे जाना जाता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की सरकार ने नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट यह कहती थी कि चूंकि 50% की अपर लिमिट है तो आरक्षण 27% दिया जा रहा है। एक बार गौर करिएगा कि ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब 50% की अपर लिमिट नहीं है, तो मंडल कमीशन को मानने वाले, ओबीसी को न्याय दिलाने की बात करने वाले क्यों नहीं एक बार कहते कि 52% आरक्षण देने की बात तो मंडल कमीशन कह चुका है, तो उनको 52% रिजर्वेशन क्यों न मिले। खैर, इस पर आप विचार करिएगा। लेकिन फिलहाल जो मंडल पार्ट 1 में 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग को तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया, उसे मंडल पार्ट 1 के रूप में हम जानते हैं। और मंडल पार्ट 2 के रूप में हम जो जानते हैं यूपीए 1, जिसमें अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो उन्होंने शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। अन्य पिछड़े वर्ग को जब शिक्षा में आरक्षण 27% लागू किया गया, तो आपको याद होना चाहिए इस देश में न्याय, समता, प्रगतिशीलता, संविधान पर बड़े बड़े लेख लिखने वाले, दावा करने वाले, देश चलाने में अपनी हिस्सेदारी को
स्वर्णिम अक्षरों में याद करने वाले लोगों ने मंडल का विरोध किया, कोर्ट गए, बाधा बने, मगर न्याय की लड़ाई को रोक न सके। मंडल लागू हुआ तो मंडल पार्ट 2 पर अभी आज की बातचीत, चूंकि हमने आरक्षण पर बातचीत करनी है जो शिक्षा में है, इसलिए हम मंडल पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं। 27% आरक्षण लागू हुआ। 2006 में भी कोर्ट केस हुआ, न्याय की लड़ाई जीती गई और 3 साल में 9% करके धीरे धीरे शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया। यानी 2007, 2008 और 2009 इन 3 वर्षों में थोड़ा थोड़ा करके जब 9% आरक्षण लागू किया गया तो 2009 तक जाकर के इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण 27% लागू हुआ। और एक और मजेदार बात, 27% आरक्षण लागू करने का इतना विरोध हुआ तो एक रास्ता निकाला गया कि हम जो 100% है 100 में से 27 नहीं लेंगे, हम आपको 54% दे रहे हैं, तो 100 में से 27 जो होगा उसके अलावा 27 और एडिशनल दिया जाएगा, ताकि जो बाकी वर्गों के लोग हैं उनके हिस्से को 27% आरक्षण में न शामिल होना पड़े। यानी जितना आरक्षण दिया गया उसका दोगुना सुविधाएं, वित्तीय आवंटन यानी राशि आवंटित की गई, सीटें दोगुना बढ़ाई गईं, पद दोगुना सृजित किए गए और बजट दोगुना आवंटित किया गया 3 वर्षों में। तब जाकर के ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों को, राज्य सरकारों को, राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर करोड़ों रुपए दिए गए और यह शर्त रखी गई कि आप एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, नए क्लासरूम बनाएंगे, क्योंकि हमने नए विद्यार्थियों के लिए सीटें बढ़ा दी हैं और 54% सीटें बढ़ाई गई ताकि 27% आरक्षण लागू हो सके। तो नए क्लासरूम बनाए जाएं, नए परिसर बनाए जाएं, नई प्रयोगशालाएं बनाई जाएं और विस्तार इतना किया जाए जिसमें ओबीसी को जो न्याय मिल रहा है उससे बाकी किसी को अन्याय न मिले। मगर हुआ क्या? कभी शोध का विषय है, आप शोध करिएगा और अपने अपने संस्थान में पड़ताल कीजिएगा कि ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर जो पैसा करोड़ों करोड़ रुपया 2009 और उसके बाद से लगातार मिलता रहा वो किस मद में खर्च हुआ। और शर्त यह थी कि उससे क्लासरूम बनाए जाएंगे, हॉस्टल बनाए जाएंगे, नए टीचर रखे जाएंगे, नया परिसर बनाया जाएगा। मगर अफसोस कि एक बहुत बड़ा जो पूरा हिस्सा था किसी विश्वविद्यालय की इमारत चमकाने में, तो किसी क्लासरूम को एयर कंडीशन बनाने में, किसी जगह पर टाइल्स लगवाने में, तो किसी सौंदर्यीकरण में वो पैसा खर्च कर लिया गया। और ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर जो सबसे बड़ी शर्त थी कि नए नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। मैं एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लगाना चाह रहा हूं। इस तस्वीर को गौर करिए। यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट के जो अनुशंसाएं हैं उसमें बिंदु 13 का 19वां हिस्सा यानी जो शैक्षणिक रियायतें हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो 22वां बिंदु है वो सबको गौर करना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सुविधाओं वाले पृथक सरकारी छात्रावास स्थापित करना उचित दिशा में एक सही कदम होगा। यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, उनको शिक्षा की अहमियत नहीं बताई जाएगी, उनको विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, सरकारी हॉस्टल हर जिले में नहीं होंगे, तब तक आप अन्य पिछड़े वर्ग का शैक्षणिक उत्थान नहीं कर सकते। ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर जो ये काम किया गया, उसके बाद हॉस्टल नए बनाए जाने थे, मगर अफसोस कि वो हॉस्टल नहीं बनाए गए। और अगर कोई हॉस्टल बने भी तो आज भी ओबीसी को देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हॉस्टल में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और इसकी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अभी भी कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो इंट्रो में मैंने बताया ना कि बीएचयू में हाल ही में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, यह लड़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ी जा चुकी है। एनडीटीवी की 1 अगस्त 2019 की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों ने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए पीजी हॉस्टल में मांग की है। और पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि जेएनयू एसयू ने अपने यहां
रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया है कि हॉस्टल की रिजर्वेशन पॉलिसी सही नहीं है और जितने भी डिप्रिव्ड क्लास के लोग हैं उनको हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मैंने जब इस पर शोध करना शुरू किया तो राउंड टेबल इंडिया पर एक रिपोर्ट मुझे मिली। राउंड टेबल इंडिया में ओबीसी कोटा रिजर्वेशन विदाउट एकोमोडेशन नाम से राजा चौधरी का एक लेख मिला। यह लेख बताता है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2015-16 का आंकड़ा यह है कि देश की 799 यूनिवर्सिटीज, 39,071 कॉलेजेस और 11,923 स्टेट अलोंग इंस्टीट्यूशन लिस्टेड इन AISHE वेब पोर्टल, और इसमें से 754 यूनिवर्सिटी, 33,903 कॉलेज, 7154 स्टेट अलोंग इंस्टीट्यूट इस सर्वे में शामिल हुए। 268 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो इसमें शामिल हुए, और इनमें जो इनरोलमेंट का पूरा आंकड़ा है वो 34.6 मिलियन, जो 18.6 मिलियन लड़कों और 16 मिलियन लड़कियों के साथ ये आंकड़ा आपके सामने है। There are only 26,652 hostels where 22,05,321 residents are living inside the residential facilities of Central University, State Public University and affiliated constituted college combined। यानी यह आंकड़ा ये बता रहा है कि जितने बच्चे इनरोल्ड हुए हैं उससे कितने कम लोग इस जगह पर हॉस्टल की सुविधाएं पाए हुए हैं। इस लेख में अगले इस पन्ने पर आप देखेंगे तो गौर करेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने के 28 साल बाद, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के 28 साल बाद बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी को इंस्टीट्यूशन में आरक्षण मिले, इस पर यह खामोश हैं। इंदिरा साहनी जजमेंट 27% आरक्षण की बात करता है, और यह लेख एक बात और कहता है कि द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 upheld by Ashok Kumar Thakur versus Union of India mentioned 27% reservation for OBCs, but the bureaucracy of India is silent on hostel reservation. As per our data collection, Jawaharlal Nehru University is providing only 10% reservation for OBCs in its hostel. There are only 2 newly constructed hostels in the University of Delhi, Rajiv Gandhi Girls Hostel and Undergraduate Girls Hostel, that are implementing OBC reservation despite there being 18 hostels in the University of Delhi. There is no provision for OBC reservation in the other hostel of Delhi University, BHU, Allahabad University, Hyderabad University, Patna University and other। राउंड टेबल के इस लेख के आंकड़ों के हिसाब से ये देश को जानना चाहिए कि अगर आपने एडमिशन में 27% आरक्षण दिया है तो हॉस्टल में वो आरक्षण क्यों नहीं मिलता। और गौरतलब है कि इसकी मांग बहुत देर से ही सही लेकिन लगातार उठाई जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त 2019 में रिजर्वेशन की मांग। 22 दिसंबर 2021 का भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का यह पत्र आप देखें और इस पत्र के तीसरे बिंदु को गौर करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी नए व पुराने स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रावासों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% आरक्षण सत्र 2021-22 से सुनिश्चित किया जाए। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो कि केंद्र सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय बनाया गया है, एक ऐसा आयोग जिसको अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है, और वो ये मांग करता है, मगर आज भी उसकी मांग कितना अमली जमा पहन पाई ये देखना दिलचस्प है। मौजूदा दौर में जो पूरा विवाद फिर से सुर्खियों में आया है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ जागरूक विद्यार्थियों के आंदोलन के बाद फिर से यह बहस केंद्र में आ गई है कि अगर आपने देश के सभी विश्वविद्यालयों में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया तो हॉस्टल में आरक्षण क्यों नहीं देंगे, जबकि 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी को आरक्षण मिलता रहा। मगर यह बात तो अब और गंभीरता से उठाई जाने लगी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब लागू हुआ तो आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद जो ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन के पैसे भी नहीं लगे हैं,
यानी ये जो सरकारी विश्वविद्यालय लगातार एक जवाब देता रहा है कि हम उस पैसे का इस्तेमाल हॉस्टल में नहीं किए, इसलिए नहीं देंगे, तो ईडब्ल्यूएस का भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हॉस्टल में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जाने लगा। तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ जागरूक छात्रों ने एक मुहिम शुरू कर दी। इस मुहिम को गौर से देखिए, तस्वीरों के जरिए इस पूरी कहानी को देखिए। उन्होंने 3 फरवरी 2020 से लेकर के 20 दिसंबर 2021, 24 दिसंबर 2021, 10 जनवरी 2022, 1 फरवरी 2022 से लेकर के 1 अगस्त 2023 तक लगातार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है 2 फरवरी 2021 को, 20 जनवरी 2022 और 10 जुलाई 2023 को 3 शिकायत पत्र बीएचयू के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजी। 10 जुलाई 2023 के आवेदन में वो अपनी मांग करते हुए कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करना एक तरह से संविधान और सुप्रीम कोर्ट का अवमानना और अवहेलना करना है, और वह भी तब जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ओबीसी फंड यानी अतिरिक्त फंड से 29 छात्रावासों का निर्माण हुआ हो। महोदय, उक्त छात्रावासों में लगभग 5000 आरटीआई से प्राप्त सूचना में 4187 कमरों का उल्लेख है और 4 ऐसे छात्रावास हैं जिसमें निर्मित कमरों की संख्या नहीं बताई गई है। कमरे बने हैं जिनमें कम से कम 10,000 विद्यार्थी रह सकते हैं। नियमतः उक्त सभी छात्रावासों के रूमों का आवंटन ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को होना चाहिए, क्योंकि ये सब इनके ही लिए बने थे, वह भी स्पेशल ओबीसी फंड से। मगर अफसोस की बात यह है कि पिछले 16 वर्ष से हर एक वर्ष हमारे 10,000 भाई बहनों का हक मारा जा रहा है और उनसे मांग की गई तो कुलपति 1 अगस्त 2023 को ओबीसी कमीशन ने कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एक पत्र लिख करके कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए। हंसराज गंगाराम अहीर, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उक्त मामले की जांच पड़ताल करने का विनिश्चय किया है और अधोहस्ताक्षरित को यह कहने का निर्देश हुआ है कि संबंधित आरोपों मामलों पर नियमानुसार जांच पड़ताल एवं उचित कार्रवाई करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रार्थी श्री भुआल यादव और श्याम बाबू मौर्य ने ये जो शिकायत दी, इस पर उन्होंने बताया। बीएचयू के विद्यार्थियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि 12/1/2022 को एक नोटिफिकेशन में विश्वविद्यालय यह बताता है कि 29/12/2021 को एक समिति का गठन कर दिया गया है। 27% आरक्षण लागू होगा या नहीं, इसका निर्णय यह कमेटी लेगी। बीएचयू के एक विद्यार्थी शुभम यादव ने आरटीआई लगाई और आरटीआई में यह सवाल पूछे कि आपको ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर कितने पैसे मिले, उन पैसों का कहां खर्च हुआ। यह काम कुछ दिन पहले मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय में किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओबीसी एक्सपेंशन के पैसे को साफ तौर पर बताने से इनकार किया, मगर कानों बात यह पहुंचती है कि पिछले वाइस चांसलरों ने कहीं लैपटॉप बांटने, कहीं टाइल्स लगाने और कहीं चमकाने में, रंग रोगन में उस पैसे को खर्च कर दिया जो ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर मिले थे। मगर शुभम यादव की आरटीआई के जवाब में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यह बताता है कि उसने उन पैसों में से बड़ी मात्रा में हॉस्टल बनाने में पैसे खर्च किए, कुछ पैसे बचे तो उन्होंने वापस लौटा दिया, लेकिन जिन पैसों से ओबीसी एक्सपेंशन के पैसों से ओबीसी के लिए हॉस्टल बने, उन हॉस्टलों में भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। यही है ओबीसी प्रधानमंत्री और ओबीसी के नाम पर पूरे देश में राजनीति का सच्चाई का पर्दा जो आपकी आंखों से हटना चाहिए। बीएचयू के विद्यार्थी लगातार तमाम संगठनों से मांग कर रहे हैं कि आपको भी अगर लग रहा है कि हमारी मांग जायज है, पैसा सरकार ने दिया, नियम सरकार ने बनाए, एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास वो ये कह रहा है कि आपको आरक्षण देना होगा। विश्वविद्यालय में प्रावधान है कि आप अगर एकेडमिक कोर्सेज में ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर रहे हैं तो आपको हॉस्टल में भी रिजर्वेशन देना होगा। मगर अफसोस कि इस देश में कभी सरस्वती का पावन प्रांगण कह करके इस देश में आरक्षण का विरोध किया जिन शैक्षणिक संस्थानों ने, लड़ाई लड़कर जो आरक्षण लिया गया, अब उस आरक्षण को लागू करने में तमाम बाधाएं बनाते हैं। लड़ाई बीएचयू के नौजवान लड़ रहे हैं, उनकी बातों को आप सुने और उनकी लड़ाई की इन तस्वीरों को गौर से देखें। अगर ये तस्वीरें
आपको आंकड़ों के साथ ये समझाने में कामयाब होती हैं कि अगर संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी भी तबके को उसका हक मिलना चाहिए और वो हक नहीं दिया जा रहा, तो नियम तो ये कहता है और तकाजा ये है नैतिकता का कि उन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाए और सजा हो, क्योंकि आप नियम के विरुद्ध जाकर के किसी पूरे तबके का हक मारी नहीं कर सकते। मगर हां, इस जम्बूद्वीप आर्यावर्त भारत खंडे में इस देश की आधी आबादी ओबीसी के हकों की मारी की जा रही है। ये तो गनीमत है और शुक्र मनाइए दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया हैदराबाद और खासकर बीएचयू के इन जागरूक नौजवानों को, जिन्होंने आपकी नीत को झकझोरा है। इस देश के हुक्मरानों तक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, राजनीतिक दलों से समर्थन मांग रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं और आपसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक बार आंख खोलकर देखें, उनका पैसा, उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो तो बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी कोशिश के, बिना कैंपेन चलाए, जहां नहीं भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होना चाहिए वहां भी लागू हो गया। मगर इस देश की आधी आबादी ओबीसी, जो कहते हैं ना कि उसे ये पता ही नहीं कि उनके लिए नियम बने, पैसा दिया गया मगर उनके बच्चों का हक उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए आज की ये वीडियो ओबीसी और ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई में शामिल उन तमाम संविधान पसंद, अमन पसंद, न्याय पसंद आवाम को सैल्यूट करते हुए उन्हें समर्पित करता हूं। और वीडियो देखते हुए अगर आपको लगे कि ऐसे मुद्दे आपके बच्चों की शिक्षा के लिए हैं, आपके बच्चों के हक अधिकार के लिए हैं, तो इन मुद्दों को घर घर पहुंचाइए और ऐसे लड़ने वाले लोगों का साथ दीजिए। वो बहुत जोखिम लेकर के ये लड़ाई लड़ते हैं। अगर आप नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहा है उसका साथ तो दीजिए, अगर वो सच की लड़ाई लड़ रहा है, वो हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये बातचीत आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी सवाल के साथ। तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।